इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। दलित ओबीसी पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर हम इनकी टिप्पणियां लगातार इनके यूट्यूब चैनल पर और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं और दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे, पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश की यही कमी है कि वो बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो शुरू किया है ना उस पर बोल रहे हैं ना चुप हो रहे हैं, कोई स्पष्टता नहीं ला रहे हैं। लेकिन अब तो अखिलेश यादव ने ये स्पष्टता ला दी है कि भाई ब्राह्मण राजपूत नाराज़ होते हो होते रहें, लेकिन अब हम तो ये दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स को करेंगे, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। आपको ये टैक्टिक्स कामयाब होती दिख रही है? नीरज जी, इस बातचीत में शामिल करने के लिए निश्चित रूप से ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जब आया और उस क्षेत्र में ये घुसता हुआ बयान दिख रहा है जो बीजेपी का क्षेत्र है, धर्म की राजनीति और धार्मिक प्रतीकों पर बात करना और उनको लेकर के इस तरह से बात करना कि इसका सारा जो जिम्मा है वो हमारा है, इस पे जो विमर्श होगा वो हमारे एंगल से होगा, हमारी व्याख्याओं से होगा। और उस पर कोई अगर ये बात कह रहा है कि जब उसमें कह रहे हैं कि ये कुछ जातियों के खिलाफ कुछ चौपाइयां हैं, अचानक से वो उनके जोन में घुसना था। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने शुरुआत में निश्चित रूप से ये दिखाया होगा कि भाई इस पर क्या टिप्पणी करें, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तबके को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी इन तीनों जातियों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, तो क्या ये विमर्श उन तबकों तक इसी रूप में जा पाएगा या वो हिंदुत्व का जो विमर्श है, जो सनातन धर्म वाला विमर्श है, वो उसी रूप में गया तो ये नुकसान भी कर सकता है। मुझे लगता है ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसको पहले परखना चाहेगा कि भाई इन दोनों में हम किधर जाएं। और इस सब के बाद अगर अखिलेश यादव को ये लगा है कि नहीं, हम इस पे न तो माफी मांगेंगे या कोई स्पष्टीकरण देंगे या इस पर कोई बैकफुट पर आएंगे या खामोश रहेंगे। मुझे लगता है कि जो काम तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान सबको हक देता है बोलने का, और उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर कायम रहते हुए अपनी बात कही। अखिलेश यादव जी का आज का बयान जो है कि भाई हम तो सदन में पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी ये चौपाई एक बार बोल दें, मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिस है। और अगर ये टैक्टिस काम कर गई तो निश्चित रूप से जो देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हम सब लोग जानते हैं कि कई समीकरण काम करते हैं, उसमें जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, कई मुद्दे हैं, इन सब को मिलाकर कोई भी राजनीतिक दल अपना विश्लेषण करता है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अगर ये लग रहा है कि जो बीजेपी का वोटर है वो धर्म के नाम पर अगर उधर है और अगर जाति के नाम पर या अपनी पहचान और अपने हक के नाम पर, जैसे वो तमाम आरक्षण के सवाल हैं, तमाम थानों के सवाल हैं, मुकदमों के सवाल हैं, कार्रवाइयों के सवाल हैं, इन पर वो बीजेपी को घेर सकते हैं। तो अगर इस मुद्दे से उन्हें ये मौका मिलता दिख रहा है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि हम अपने लोगों को तो कम से कम अब न छोड़ें। और पिछले चुनाव में भी ये उन्होंने कोशिश की थी। मुझे लगता है कि इसका कोई नुकसान तो समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाला, फायदा कितना होगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपनी जमीन पर वापस लौट रहे हैं और जिससे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, फिलहाल मेरा आकलन ये कह रहा है। नीरज जी बिल्कुल। लक्ष्मण भाई, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। जैसे ये CSDS में पब्लिक डोमेन में दे रखे हैं, बट इसी आधार पर मैं आपसे सवाल भी लूंगा। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 83% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 89% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हो गए, यानी करीब 90 के पास मामला पहुंच गया। 2017 में जब चुनाव हुए तो राजपूत 70% बीजेपी के साथ थे। 2022 में जब चुनाव हुए तो राजपूत 87% बीजेपी के साथ हो गए। वैसे का आंकड़ा है 71% बीजेपी के साथ थे 17 में और 2022 में 83% हो गए। अन्य ऊंची जातियां जो बचती है वो 70 से 78% हो गई। तो क्या ये आंकड़ों ने अखिलेश यादव की आंखें खोल दी क्या? उम्मीद तो यही करनी चाहिए और कोई भी राजनेता कोशिश यही करता है कि आप राजनीति जब करते हैं तो देखते भी हैं कि जिस दिशा में हम जा रहे थे उसका लाभ कितना हुआ और जो हमारा मतलब कोर विचार है जिस पर पार्टी खड़ी हुई है। मतलब मेरे लिए मैं समझना चाहता हूं कि मतलब नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की, नेताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस समय वो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पर कोई समझौता नहीं करते थे।
उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा था सांप्रदायिक ताकत, और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मुखर राजनीति मुलायम सिंह यादव जी ने की। दूसरा मुद्दा था सामाजिक न्याय का, जिसमें वो आरक्षण और मंडल आंदोलन पूरा, उसमें वो साथ खड़े थे, और उन्होंने उन तमाम ओबीसी जातियों को गोलबंद किया और उसको लेकर के एक राजनीति की। और उसके बाद देखिए, बीजेपी जब पावर में उस तरह नहीं थी, जब 1-to-1 होने लगा सपा बसपा, तो सपा के पीछे कुछ लोग खड़े हो रहे थे, बसपा के पीछे कुछ लोग खड़े हो रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश की, यह जानते समझते हुए भी कि अगर ब्राह्मण वोट जा रहा है बसपा की तरफ और वो उन्हें टिकट दे रही है, फिर भी जनेश्वर मिश्रा इनके एक बड़े नेता थे, मोहन सिंह बगल में बैठे थे। एक बार मुलायम सिंह यादव जी से किसी ने पूछा भी कि भाई आप तो जातिवादी राजनीति करते हैं, यादव यादव, तो मुलायम सिंह जी ने पलट कर कहा कि मेरे आसपास तुमको सबसे बड़े नाम कौन दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक जनेश्वर मिश्रा है, मोहन सिंह है, उधर बेनी प्रसाद वर्मा है, उधर आजम खान है। तो ये सब एक राजनीति का एक तेवर था मुलायम सिंह यादव जी का। अखिलेश जी को 12 से 17 में तो सत्ता मिली और उन्होंने फिर उसको अपने ढंग से चलाया। उनका क्लेम है कि उन्होंने विकास किया। 17 के बाद उनको अब सीखने और फिर से पूरी पार्टी को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाने के लिए जब मौका मिला तो उनके सामने कई रास्ते खुले थे। उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने शुरुआत कहां से की थी? बाहुबलियों की छवि से अपनी पार्टी को ठीक किया जाए। केवल उसके बाद फिर 19 तक जाते थे, कांग्रेस से गठबंधन 17, फिर 19 तक जाते आते बसपा से गठबंधन, और बसपा से गठबंधन के बीच में फिर से वो एक वापस सामाजिक न्याय का समीकरण बन रहा। और वहां मुझे लग रहा है कि आपका ये आंकड़ा है ना CSDS वाला, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की ये बात समझ में आई होगी। लेकिन 19 के गठबंधन के बाद अब उनके सामने फिर एक चीज सामने आई कि भाई कांग्रेस से गठबंधन के लाभ नहीं मिला, बसपा से गठबंधन के लाभ नहीं मिला, तो अब 22 के लिए उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई कि तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ा। और गौर करिए अमित जी, उन्होंने यादवों को टिकट कम दिया, बहुत सारे उनके पार्टी कैडर नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने तमाम ओबीसी की गैर यादव जातियों को जोड़ा, उन्होंने तमाम और लोगों को जोड़ा। और हाँ, बीच में अब कहने को तो भाई कहना पड़ेगा, हम लोग तो अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, वो परशुराम का परसा भी आया था, वो तमाम चीजें आई थी। और उससे फिर जब आप अमीश भाई ये आंकड़ा दोहरा रहे हैं तो अखिलेश जी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि यार उससे फायदा तो हुआ नहीं। क्योंकि अभी कबूल भाई जब कह रहे थे कि भाई ओरिजिनल दुकान जहां है वो पालिका बाजार में क्यों जाएगा कोई चीज खरीदने, उसकी अगर क्षमता है कि वो ओरिजिनल चीज खरीदे। और बीजेपी ने क्लियर कट एजेंडा लिया हुआ है, और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से बिल्कुल समझौता नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ कभी नॉन यादव ओबीसी अति पिछड़ी जातियों और दूसरी तरफ पसमानदा और सबको जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए अब अखिलेश यादव जी के सामने ये सही है, मायावती जी भी ये कर रही हैं, लेकिन मायावती जी को लेकर के अभी राजनीति बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो किस दिशा में जा रही है। अब जैसे इसी प्रकरण को लेकर मुझे उम्मीद थी कि बहन जी मायावती जी का बयान कुछ ऐसा आना चाहिए था कि ये बिल्कुल रामचरितमानस की ये चौपाइयों में ये आपत्तिजनक है, वो उनकी आइडियोलॉजिकल जमीन होती। अखिलेश यादव ने जैसे ही कहा शूद्र हमें समझते हैं ये लोग, और मेरा घर धुलवाया। अब अमीश जी आपके सवाल का जवाब यही मिल गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई इस रास्ते जाकर के कोई लाभ नहीं हो रहा, हमारे अपने लोग हमसे दूर हो गए। अगर अखिलेश यादव अपने इस ट्रैक को कायम रखने में कामयाब हो और धीरे धीरे, और संगठन में तो वो कर रहे हैं, संगठन आप देखिए उसमें वो एक जमाने में होता था सारा यादव ले रहे हैं, अब भाई देखिए सबको मौका दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने संगठन में महासचिव बना दिया, शिवपाल जी को इधर जोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के पास जो ग्राउंड है वो मंडल आंदोलन का है, वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का एक सेकुलर ग्राउंड है, वो इन तमाम जातियों को जोड़ करके एक बड़ी एका बनाने का है और अपने काम को गिनाने का। अगर अखिलेश यादव इसी ट्रैक पर चले तो मुझे लगता है कि वो उनको लाभ ही देगा, क्योंकि ये इनका अपना ग्राउंड है, ये बीजेपी ग्राउंड नहीं है, और बीजेपी इसमें शिकस्त पा सकती है। मुझे लगता है यही दिशा होनी चाहिए। जी लक्ष्मण जी, एक क्योंकि ये मैं चर्चा से शुरू हुआ था तो एक आंकड़ा मुझे भी याद आ रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी का वोट 58% बीजेपी को मिला, CSDS ये कहता है, और 2022 में ये 65% हो गया बढ़कर। तो जब इस पर एनालिसिस हुआ तो बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना था कि 2022 आते आते बीजेपी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं,
जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनका एक जादू चला है, क्योंकि उनका फायदा जिसको पहुंचता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं ओबीसी पॉलिटिक्स, अति पिछड़ों के समाज से आता है। तो अब चूंकि अब तो फिर ये वो वेलफेयर स्कीम्स तो किसी ना किसी रूप में चल ही रही हैं, कुछ बंद हुई कुछ चल रही हैं, और इसके बाद बीजेपी ने इस दौरान जो एक बुलडोजर की पॉलिटिक्स चलाई, विकास का एक मुलम्मा वो चढ़ाते हैं, डबल इंजन सरकार को एक संजीवनी बूटी की तरह पूरे देश में उन्होंने एक नारा बना दिया है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास होगा। तो मैं आपसे आंकड़ों की पॉलिटिक्स के अलावा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर यह जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी ने अपना जाल इतनी मजबूती से फेंका हुआ है, जाल ना कहें अपनी रणनीति कह लीजिए, तो जो बातें हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव की कोशिशें हैं, वो क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाती हुई नजर आ रही हैं आपको? सवाल है नीरज भाई। देखिए, सवाल ये भी है कि अगर 5 किलो अनाज और 500 रुपए जो अंतिम समय में, चुनाव के समय वो श्रम कार्ड और वो सब करके गया था अकाउंट में, और 5 किलो अनाज वाला तो 80 करोड़ लोगों को मिल ही रहा है, 24 के लिहाज से उसको एक बड़ा ट्रम्प कार्ड वो खेलेंगे भी। मुझे लगता है कि कुछ चीजें और इसके साथ काम करेंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो एक खास तरह का विमर्श है। अब ये विफलता इस लोकतांत्रिक संस्थानों की कहिए कि ये विमर्श जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है कि भाई ये अनाज तो मिल रहा है लेकिन इसके एवज में क्या क्या नहीं मिल रहा है, ये विमर्श नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि वो अनाज फिर बहुत भारी पड़ रहा है कि उनके लिए अहमियत रखता है कि भाई कुछ नहीं तो हमारे घर में चूल्हा तो जल रहा है। ये बात तो एकदम सही है। लेकिन अब एक बात और, अब इसके पैरेलल ये एक चुनाव में, 2 चुनाव में बहुत काम करेगा। उसके साथ अब जब ये सवाल पूछा जाएगा कि बाकी जातियों को जब आपने ये कहा था कि उन्होंने आपका हक नहीं दिया, हम आपको आपका हक देंगे, तो फिर अब कहीं तो किसी कोने में ये सवाल उठेगा कि हक कहां मिला। ये सवाल भी एक नए मुद्दे बन करके, और ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो कितनी मित्रता से उन लोगों के बीच यह बात पहुंचाने में कामयाब होती है कि देखो आपको जो कहा गया था वो आपको नहीं मिला, अनाज मिल रहा है। इसलिए अनाज बहुत दूर तक नहीं जाता। हाँ, 1-2 चुनाव में गया, आगे भी हो सकता है कि उसकी एक बड़ी भूमिका रहे, लेकिन अब जैसे जिन जातियों को जोड़ा है, मतलब पिछली बार अभी कबुल भाई जिन लोगों को कह रहे थे, रामाचल राजभर, लालजी वर्मा से लेकर के मुस्लिम वोट बैंक से लेकर के तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आना और इधर शिवपाल यादव को ले आना, और तब इंद्रजीत सरोज, तमाम जातियों के लोग। इससे क्या हो रहा है, अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को उन तमाम मुद्दों के साथ एकजुट करेंगे। केवल जातियों की गोलबंदी नहीं होगी, और अगर केवल जातियों की गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकती, और उसमें से फिर वो लाभार्थी समूह उधर जाएगा। कुछ लोग धर्म के नाम पर जाएंगे, कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जाएंगे, कुछ लोग मीडिया के जरिए जो बहस चलाई जा रही है उसके नाम पर जाएंगे कि हाँ भाई हमारा धर्म ही खतरे में है। ये भी नैरेटिव काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी ये जरूर कयास लगा रही होगी कि इन नेताओं के जरिए अब उन समुदायों के मुद्दों पर हमें काम करना होगा, और मुद्दों को लेकर के फिर वो बीजेपी को घेरें। जैसे मैं एक बात कहूं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता से आप जब पूछेंगे तो कभी वो ये नहीं कहेंगे कि हम दलितों पिछड़ों को एकजुट कर रहे हैं, इन्हीं से हम चुनाव जीतेंगे। ये तो हम लोग का विश्लेषण है, क्योंकि उनकी भाषा फिर ये होती है, जैसे मैं हूं, अगर मैं एक सोशल मुद्दे पर अगर कोई राय रखूं तो मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि एक पूरी जाति जैसे ब्राह्मण या ठाकुर उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा कि देखो मेरे लिए बीपी सिंह, अर्जुन सिंह और ये तमाम लोग अपनी जाति से ऊपर मेरे विचार के साथ है। वैसे ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोगों को यह बात कहनी होगी कि जो संविधान, सामाजिक न्याय और भारत के संविधान मंडल को मानने वाले लोग हैं वो अपर कास्ट भी होंगे तो वो आपके साथ होंगे। अगर 90% भी अपर कास्ट का वोट बीजेपी को गया तो 10% आपके पास है और वो आपके पास रहेगा। आपको उसका विरोध नहीं करना है, आपको अपना एजेंडा रखना है और वो एजेंडा सामाजिक न्याय का है। और अगर इस एजेंडे में ये मुद्दों के साथ सरोकारों को जोड़कर जनता से संवाद कामयाब हो गया तब मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत कारगर होगी। और इन सारी चीजों को मिलाकर अगर काम नहीं हुआ
तो फिर बीजेपी तो बीजेपी है भाई, उसके पास तो पावर भी है, पैसा भी है, और उनके पास तमाम मुद्दे भी हैं, तो वो तो खेल करेंगे। वो तो इससे फिर चुनौती समाजवादी पार्टी को दूर तक नहीं ले पाएगी, इसलिए कई कई मोर्चों पर काम कर रहा है। जी शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात जोड़ दे रहा हूँ कि हालांकि इस विवाद का वो आंकड़ा रहा होगा जो मूड ऑफ द नेशन एक इंडिया टुडे और सी वोटर का आया था, तो उसमें भी 70 सीटें तो मिल ही रही थी ना बीजेपी को। जी अमीश। जी अमीश जी संदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर, और ये टिप्पणी भी कर दूं कि लक्ष्मण भाई, अगर आपकी बात हो सकता है, समाजवादी पार्टी के नेता अगर देख रहे हो इस लाइव को, तो वो अपनी एजेंडा सेटिंग करने में उनको सहायता मिल जाएगी आपकी बात से। संदीप जी, मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले मैं कुछ सवाल, चूंकि कई सारे दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो भी कुछ अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे एक हमारे दर्शक है वीरू दास, वो लिख रहे हैं कि एक बार दलितों ने सपा को वोट देकर देख लिया, बदले में बोल दिया कि बसपा का वोट बीजेपी में गया, ऐसे में दलितों का वोट पाना मुश्किल है। एक हमारे यूजर है, दर्शक है संजय कुमार पांडे। जी लक्ष्मण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक छोटा सा कमेंट, ये जो बात है ना, निश्चित रूप से ये बात आएगी। बसपा जैसे ही मजबूत होगी, बसपा अपने आप में एक सेंटिमेंट का नाम है। बसपा की जो लीडरशिप है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडरशिप है, लेकिन जानते हैं चंद्रशेखर आजाद और इधर जो है जयंत, अगर इनकी भूमिका को हम नजरअंदाज करें और अगर समाजवादी पार्टी इन सब को लेकर के अगर कोई ढंग का काम इस तरह रणनीति बनाकर करेगी, तो इस समस्या से निपट पाएगी जो आपका सवाल था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल। जी